नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2026 के दो सेगमेंट, राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। आज का डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले दो बातें। पहली, इस वीडियो के बेटर रिस्पॉन्स के लिए आप इसको 1.25 में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक वहां पर दिया है। आप टेलीग्राम में जाकर पीडीएफ डाउनलोड करिए और कई बार रिवीजन करके अपनी सफलता के पास पहुंचिए। तो वीडियो आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट, राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसका पहला टॉपिक है गणतंत्र दिवस। भारत का गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये 1950 से चल रहा है और प्रत्येक गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार इस बार भी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। इस संबोधन में विगत वर्षों में हम किन किन क्षेत्रों में विकास किया और आगे हमें किन किन क्षेत्रों में विकास करना है, कैसे किन किन प्रकार की चुनौतियां रहीं और आगे किस प्रकार की चुनौतियां रहेंगी, कहां पर अवसर है, ये सभी चीजें देश को संबोधन करते हुए बताती हैं। इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो 77वां गणतंत्र दिवस है और संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सभी में भारत का संविधान अब मिलेगा, ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया। और 2047 विकसित भारत का जो सपना है भारत का, उसमें युवाओं की सबसे ज्यादा भूमिका रहेगी। इस साल का जो गणतंत्र दिवस था उसकी परेड की थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वंदे मातरम के 150 वर्ष। झांकियां 30 झांकियां निकली गणतंत्र दिवस पर, जिसमें 17 झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से थी और 13 झांकियां मंत्रालयों एवं विभागों से थी। जो व्यापक थीम थी इस गणतंत्र दिवस परेड की वो थी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की। ये व्यापक थीम थी। इस गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य जो आकर्षण का केंद्र रहा वो ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। गणतंत्र दिवस का जो औपचारिक समापन है वो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इस साल का जो पुरस्कार है, जो झांकियां निकली उससे संबंधित, तो निर्णायकों के आधार पर और नागरिकों के पसंद के आधार पर, ठीक है, और ये आपका आधार है कि किस आधार पर दिया गया है। तो तीनों सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता, निर्णायकों के निर्णय के आधार पर नौसेना को नंबर 1 और नागरिकों के पसंद के आधार पर असम रेजिमेंट को दिया गया। वहीं सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों का जो मार्चिंग दस्ता है उसके आधार पर दिल्ली पुलिस को दिया गया और इधर दिया गया सीआरपीएफ को। शीर्ष 3 राज्य, तो निर्णायकों के निर्णय के आधार पर महाराष्ट्र नंबर 1, सेकंड जम्मू कश्मीर और तीसरा केरल। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, केरल। और इधर गुजरात नंबर 1, उत्तर प्रदेश सेकंड और राजस्थान तीसरा। याद रखें कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड की संस्कृति इस थीम पर निकली थी झांकी, उसको सेकंड प्लेस मिला है नागरिकों की पसंद के आधार पर, ठीक है। ये यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मंत्रालयों और विभागों के आधार पर संस्कृति मंत्रालय को नंबर 1 का पुरस्कार मिला। वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग नागरिकों की पसंद के आधार पर। इधर विशेष पुरस्कार दिया गया केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को। तो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला भाग रहता है जहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेना के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता तीनों सेनाओं का, नौसेना, सीएपीएफ अन्य सहायक बलों का मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस, शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, केरल। मंत्रालयों या विभागों के आधार पर संस्कृति मंत्रालय, विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया, ठीक है। और यहां पर उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी बुंदेलखंड की संस्कृति के आधारित,
तो उसको दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है गणतंत्र दिवस परेड की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस इस साल का कौन सा था? 77th। इसके बाद 30 झांकियां निकली। प्रमुख आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उदय, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार का शुभंकर है। ठीक है, क्या है? शुभंकर। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार का शुभंकर कौन है? उदय। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये 8 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम केरल में इसका UADI के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्र के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका शुभंकर क्या है? उदय। सांख्यिकी, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का शुभंकर है। क्या? सांख्यिकी। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का शुभंकर क्या है? सांख्यिकी। नया लोगो आया है इस मंत्रालय का, जो कि 1 जनवरी 2026 को ये नए रूप में देखने को मिलेगा। इसके कुछ प्रतीक हैं, उन प्रतीकों का अपना एक अर्थ है। ठीक है, तो जो अशोक चक्र है उसका मतलब है सत्य, पारदर्शिता और सुशासन। रुपए का चिन्ह वहां पर बना हुआ है लोगों में, उसका मतलब है आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों का जो प्रयोग है। संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग किया गया है। तो इसका अर्थ है आधुनिक डेटा प्रणालियों तथा सांख्यिकी विज्ञान को यह दर्शाता है। केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला, ये 4 रंग का प्रयोग किया गया है। तो केसरिया प्रतीक है विकास का, सफेद प्रतीक है सत्य का, हरा प्रतीक है स्थिरता का और गहरा नीला प्रतीक है स्थायित्व और ज्ञान का। याद रखिएगा। बिहार सरस मेला, ये बीपीएससी 72nd जो आपकी बीपीएससी होने वाली है का प्रीलिम्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार सरस मेला ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस साल मनाया गया, 12 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच। ये गांधी मैदान पटना में इस मेले का आयोजन हुआ। इस मेले की थीम थी हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यही है। बिहार सरस मेला की थीम क्या थी? हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। और किस विभाग के द्वारा? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। हम लोग अगले टॉपिक पर चलें उसके पहले ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 है आप लोगों के लिए। ये 5 स्टेप में वर्क करेगा। सेगमेंट आधारित, संपूर्ण माह आधारित, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रत्येक माह 100 क्वेश्चन, मैराथन क्लासेस रहेंगी जब एग्जाम पास आएगा, कंटेंट बेस्ड पे, क्वेश्चन बेस्ड पे। मिसलिनियस टॉपिक्स होंगे, ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको याद करने में आसानी हो और आप याद नहीं कर पाते हैं तो आपको एक टेबल चार्ट में दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं, योजनाएं हैं, इसमें आपके सूचकांक हैं, ऐप, पोर्टल, सैन्य अभ्यास, ऐसी चीजें दी जाएंगी। तो आप लोग इस कार्यक्रम का बेस्ट यूटिलाइज करें और अपने सफलता के पास पहुंचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। INS सागर ध्वनि। ठीक है, ये INS सागर ध्वनि ये DRDO का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है ये। और ये सागर मैत्री पहल के तहत इसे कोच्चि से रवाना किया गया है। और ये सागर मैत्री पहल दरअसल हिंद महासागर के क्षेत्र में जो देश आते हैं उनके साथ मिलकर कार्य करने के लिए सागर मैत्री पहल शुरू किया गया। और इसका ये 5वां संस्करण है इस बार का। ये जो INS सागर ध्वनि को रवाना किसके द्वारा किया गया? तो राधा मोहन सिंह के द्वारा। ये रक्षा मंत्रालय में स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा किया गया। और ये हिंद महासागर रिम यानी IOR में कुल 8 देश हैं। ठीक है,
कुल कितने देश हैं? 8 देश। वो 8 देश कौन से हैं? ओमान, मालदीव, श्रीलंका, इधर भारत के नीचे से म्यांमार, थाईलैंड, इधर आपका मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये आपके 8 देश हैं हिंदुस्तान महासागर IOR में, तो हिंदुस्तान महासागर रिम में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो इसमें है, INS सागर ध्वनि, ये सागर मैत्री पहल के लिए रवाना की गई है। 5वां संस्करण है। ठीक है, कोच्चि से, और किसके द्वारा? राधा मोहन सिंह के द्वारा। ये क्या है? समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। किसका? DRDO का। और हिंद महासागर रिम में कितने हैं आपके? 8 देश हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। INS सुदर्शनी, ये भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत है। 20 जनवरी 2026 को 10 माह के लोकायन 26 नाम से, ठीक है, लोकायन 26 नाम 26 इसका नाम दिया गया है, और 10 माह के लिए ये वैश्विक यानी पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने के लिए निकला है, यानी वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान शुरू किया है। कहां से शुरू किया? कोच्चि नौसैनिक बेस से, और 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगी ये सुदर्शनी। 13 देशों के 18 बंदरगाहों से होकर गुजरेगी, और इस क्रम में फ्रांस का समुद्री महोत्सव एस्किल एसेट में भाग लेगी। अमेरिका के 2050वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बेड़े सेल 250 में शामिल होगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा? सेल 2050, ठीक है, 250 सॉरी, ठीक है। और पहला जो हमारा पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकली थी वो था प्रथम INS तरंगिणी। तो भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी, जो कि लोकायन 26 नाम से 10 माह के लिए विश्व की यात्रा में निकला है। कहां से? कोच्चि नौसैनिक बेस से, और ये फ्रांस के समुद्री महोत्सव एस्किल एसेट में भाग लेगा। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स के दौरान ये अंतर्राष्ट्रीय बेड़े सेल 250 में शामिल होगा। ये प्रथम INS तरंगिणी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। INSV कॉन्डिन, INSV कॉन्डिन, ये नौसेना का नौकायन पोत है। ये पुरानी फाल विधि से इसका निर्माण किया गया है। 29 दिसंबर को पोरबंदर से ओमान के मस्कट की यात्रा के लिए निकला, 29 दिसंबर को, और ये 18 दिन बाद 14 जनवरी को कहां पर? ओमान के मस्कट पहुंचा। और जब पहुंचा तो वाटर कैनन सैल्यूट से इसका स्वागत किया गया। दरअसल ये INSV कॉन्डिन 4वीं-5वीं शताब्दी के जो जहाज थे उसके मॉडल पर बनाया गया है, और इसमें कील या धातु का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। लकड़ी से बनाया गया है, नारियल के रेशे का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, आपस में बांधने के लिए। और ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ था किसके बीच? संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना तथा निजी कंपनी होडी इनोवेशंस के द्वारा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नौसेना का नौकायन पोत जो कि पुरानी पाल विधि से बनाया गया है, हाल में पोरबंदर से ओमान के मस्कट की यात्रा किया है। उसका नाम क्या है? INSV कॉन्डिन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसका। INSV कॉन्डिन याद रखिएगा। कहां से? भारत के पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर पड़ता है, बंदरगाह है, वहां से लेकर ओमान के मस्कट। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। PSLV C-62, यह एक प्रक्षेपण यान DRDO का EOS-N उपग्रह तथा 15 अन्य छोटे छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए लॉन्च किया गया था, बट तीसरे चरण में यह असफल हो गया, ठीक है। और लगातार दूसरा अवसर है जब तीसरे चरण में PSLV का रॉकेट असफल हुआ है, ठीक है। दूसरा अवसर है ये। इसके पहले आपका EOS-09, EOS-09 ये असफल हो चुके हैं।
तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में डीआरडीओ का EOS-N उपग्रह लॉन्च करने के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान है जो असफल हो गया, उसका नाम है PSLV C62। ठीक है, बस। तेजस, नेक्स्ट टॉपिक आपका। तेजस स्वदेश निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है जो हाल ही में 25 वर्ष इसने अपना पूरा किया है। पहली बार इसने उड़ान भरी थी कहां से? बेंगलुरु से, 4 जनवरी 2001 को। इसलिए 4 जनवरी को इसने 25 वर्ष पूरे कर लिए। उस समय विंग कमांडर राजीव कोठियाल थे। तो इसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना है कि हाल ही में स्वदेश निर्मित पहला लड़ाकू विमान कौन है जिसने 4 जनवरी को अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं? उसका नाम है तेजस। चलिए अगले टॉपिक पर। ICGS समुद्र प्रताप, ये पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 5 जनवरी 2026 को इसकी कमीशनिंग हुई। कहां पर? गोवा में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और ये भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा पोत है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई 1145 मीटर है और 4170 टन विस्थापन क्षमता है और 60% ये स्वदेशी है। इसका अनुबंध 2021 में 2 स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाने के लिए किया गया था। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? ICGS समुद्र प्रताप। किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये इसकी कमीशनिंग कहां हुई? गोवा में। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा पोत है प्रदूषण नियंत्रण के लिए। बाकी हाँ बस ठीक है, इतना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 2021 में अनुबंध हुआ था। चलिए, स्लीपर वंदे भारत, नेक्स्ट टॉपिक। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां से? मालदा गुजरात, पश्चिम बंगाल पड़ता है, वहां के स्टेशन से भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी दी गई। असम के कामाख्या, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है, से पश्चिम बंगाल के बीच ये चलेगी। ये 17 जनवरी को हरी झंडी दी गई थी। याद रखें कि पहली वंदे भारत जो थी वो 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। तो हाल ही में मुख्य आपका बिंदु है कि हाल ही में पहली स्लीपर वंदे भारत जो ट्रेन है वो कहां से कहां के बीच चलाई गई? तो असम के कामाख्या गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के बीच चलाई गई और इसे मालदा स्टेशन से प्रधानमंत्री के द्वारा 17 जनवरी को हरी झंडी दी गई। पहली वंदे भारत स्टैटिक अगर क्वेश्चन कभी आता है तो पहली वंदे भारत कब? 2019, दिल्ली वाराणसी मार्ग। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक पर चलें उसके पहले थोड़ा सा चर्चा आपके समक्ष। ज्ञानोवा करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स PDF क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? क्योंकि रिच कंटेंट है, 100% प्रश्न आने की गारंटी, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, समय की बर्बादी से छुटकारा पाएं। PDF एक माह की केवल 15 से 20 पेज की है ताकि स्टैटिक विषयों पर आप अध्ययन के लिए समय दे सके। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि 400-500 पेज की नोट्स बुक पढ़ते हैं आप, मैगजीन पढ़ते हैं, इसकी अपेक्षा 130 से 150 पेज की पूरे साल की आप PDF रहती है, उसको रिवीजन बार बार करेंगे, सफलता पाएंगे। बस आपको काम एक करना है, वीडियो जरूर देखना है, तभी PDF समझ में आएगी। ये हमारे सोशल मीडिया, यहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, अटल पेंशन योजना। ये 2000 अभी हाल में 2030-31 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। किसका क्या नाम है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का बारे में जाने तो ये असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले कामगारों एवं अन्य नागरिकों के लिए चलाई गई योजना है। ठीक है, चलाई गई योजना है और ये 60 वर्ष बाद पेंशन की व्यवस्था करता है। इसमें स्वैच्छिक अंशदान रहता है। आप जिस रेशियो से इसमें अंशदान देंगे उसी रेशियो से आपको पेंशन मिलेगा। तो इसमें 18 से 40 वर्ष तक के
जो नागरिक हैं वो कर सकते हैं अंशदान। गैर आयकर दाता, ठीक है ना, जो आयकर दाता है उनके लिए नहीं, गैर कर आयकर दाता है। इसमें पेंशन 1,000 से लेके 5,000 के बीच प्रतिमाह मिलेगा। उसी क्यों? क्योंकि जैसा आपने अंशदान किया उसी आधार पर मिलेगा। और अभी तक बताया गया है कि जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक लाभार्थी हो चुके हैं। तो अटल पेंशन हाल ही में कौन सी योजना है जो 2030-31 तक के लिए बढ़ा दी गई है? अटल पेंशन योजना। असंगठित, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका इसका बेसिक देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही क्योंकि योजना कहीं भी पूछी जा सकती है। तो ये आपका असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले कामगारों एवं अन्य नागरिकों 60 वर्ष बाद पेंशन मिलेगी। स्वैच्छिक अंशदान है। 18 से 40 वर्ष के बीच के नागरिक, गैर आयकरदाता, पेंशन 1,000 से 5,000 के बीच प्रतिमाह और 8.66 करोड़। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की हाल ही में रिपोर्ट आई है। तो उसने बताया कि भारत में सतह की हवा का औसतन तापमान 1991 से 2020 में 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। 1 सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। और 1901 से 2025 यानी 1901 के बाद 2025 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा, ये याद रखिए। और 2025 विश्व के लिए तीसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। नेक्स्ट टॉपिक, जस्टिस संगम कुमार साहू, ये हाल ही में पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा शपथ दिलाया गया इनको। ये याद रखिएगा क्योंकि अभी राज्यपाल चेंज हो गए हैं, तो उस समय आरिफ मोहम्मद खान थे। पटना के लोक भवन में इनको शपथ दिलाया गया। और ये मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये ओडिशा के हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुधीर सिंह कार्यवाहक थे अभी जब ये मुख्य न्यायाधीश बने। तो जस्टिस संगम कुमार साहू पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और आरिफ मोहम्मद खान ने इनको शपथ दिलाया। और इससे पहले ये ओडिशा के हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, ठीक है, और सुधीर सिंह कार्यवाहक थे। जस्टिस मनोज कुमार ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं और इससे पूर्व वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। जस्टिस महेश चंद्र शरद चंद्र सोनक, ठीक है, जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक ये झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं और इससे पूर्व वो बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। चलिए, और नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये किस सरकार की है? राजस्थान सरकार की, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा। ये जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। 12 से 13 जनवरी भारत की यात्रा पर आते हैं। सर्वप्रथम अहमदाबाद ये पहुंचते हैं और रणनीतिक जो संबंध है जर्मनी के साथ भारत के, वो उसकी 25वीं वर्षगांठ हुई और राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री सहित फ्रेडरिक मर्ज ने किया। कहां पर? साबरमती रिवर फ्रंट पर, ठीक है। और गांधीनगर में दोनों देशों के प्रमुखों के साथ बातचीत हुई, यानी जर्मनी के चांसलर और इधर भारत के प्रधानमंत्री, जिसके तहत 19 विभिन्न समझौते हुए, ये याद रखिएगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है कि कितने समझौते हुए? 19 विभिन्न समझौते हुए। और हाँ, एक ये कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन कहां पर? साबरमती रिवर फ्रंट पर। शेख मोहम्मद बिन नाहयान, ये नेक्स्ट टॉपिक, ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं और एक दशक में ये 5वीं बार, और राष्ट्रपति बनने के बाद ये दूसरी भारत यात्रा पर आए। 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला आबू धाबी बैंक स्थापित होगा गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक। और धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन विकास के लिए यूएई के द्वारा सहयोग किया जाएगा, यानी एक पार्टनर स्टेट काम के रूप में काम करेगा। 2028 से सालाना 5 लाख टन, 2028 के बाद ये सालाना 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति भी करेगा। किसके? हिंदुस्तान पेट्रोलियम
कारपोरेशन को। और हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना अबू धाबी में भारत के द्वारा किया जाएगा। तो शेख मोहम्मद बिन नायान ये 5वीं बार एक दशक में, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर का 2032 तक, पहला अबू धाबी बैंक गिफ्ट सिटी गुजरात में, और इसके बाद सालाना 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति, और हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना अबू धाबी में की जाएगी भारत के द्वारा, हाउस ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये आपका ठीक है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया 3 जनवरी 2026 को, 26 की मध्य रात्रि को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को वहां से उठा लिया गया, और राजधानी कराकस के सैन्य बेस पर, उस समय जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका के द्वारा उठाया गया तो वो राजधानी कराकस के सैन्य बेस पर थे, और अमेरिका के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन सेंटर जेल में रखा गया। तो इसमें 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला, अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और दूसरा पॉइंट है कि कहां पर उस समय थे, तो कराकस के सैन्य बेस पर, और किस जेल में रखा गया, तो ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन सेंटर जेल पे। और ये मैटर तेल भंडार को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि मेरा नियंत्रण होना चाहिए और रसिया चाइना का नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति वहां बनाया गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अमेरिका। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 संगठनों से अलग हो गया है, देखिए, और 31 जो निकाय है वो यूनाइटेड नेशन के भी है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 संगठनों, जिसमें 31 निकाय यूनाइटेड नेशन के भी हैं, कौन अलग हुआ है, अमेरिका। पासपोर्ट वैश्विक रैंकिंग, ये ब्रिटेन की संस्था हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 199 देशों के 227 गंतव्यों को आकलन किया गया। भारत का इस बार 5 पायदान सुधार हुआ है, यानी जो पिछले वर्ष 85वां स्थान था, इस बार 80वां स्थान है, और भारत का स्कोर है 55। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 80वां स्थान और भारत के स्कोर 55। शीर्ष 3 या 2 राज्य, मतलब पहला सिंगापुर 192 स्कोर, दूसरे स्थान में जापान व दक्षिण कोरिया दोनों ही संयुक्त रूप से हैं। अंतिम 3 स्थान में, तो सबसे अंतिम स्थिति है अफगानिस्तान की 101वां स्थान, 100वां स्थान सीरिया का, और 99वां स्थान इराक का। पड़ोसी देशों में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरा, और लास्ट नेपाल। ठीक है, वैसे चीन विश्व में 59, ठीक ना, 59 इसको प्लेस मिला है, और भारत का 80वां। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है आपका किस संस्था के द्वारा, तो ब्रिटेन की संस्था हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा, और भारत का इस बार 80वां स्थान मिला है भारत को, 5 पायदान का सुधार हुआ है। शीर्ष सिंगापुर है, और सबसे लास्ट अफगानिस्तान, पड़ोसी में चाइना। ठीक है, हेवन 1 नेक्स्ट टॉपिक, विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन है ये। अमेरिका की निजी कंपनी वास्ट के द्वारा 2026 में इसे स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। तो विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1, ये याद रखिएगा। कौन सी निजी कंपनी, वास्ट, अमेरिका की। बोर्ड ऑफ पीस, गाजा में स्थायी शांति के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो सम्मेलन चल रहा था, वहां पर यह प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में 35 देश शामिल हुए हस्ताक्षर, ठीक ना, 35 देश शामिल हुए, और जब हस्ताक्षर समारोह चल रहा था तो 19 देश उपस्थित थे उस समय। भारत का कोई स्टैंड नहीं है। तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाजा स्थायी शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कौन सा प्रस्ताव दिया गया था, बोर्ड ऑफ पीस, ये दावोस में। बस उसके बाद 77th
गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। भारत के निमंत्रण पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो डा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ये 25 से 27 जनवरी भारत आते हैं और इस साल का जो गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। 27 जनवरी को बैठक होती है जिसमें भारत और यूरोपीय संघ शिखर बैठक जिसे बोलते हैं, और 2004 से लगातार रणनीतिक साझेदार बना हुआ है यूरोपियन यूनियन भारत का। ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया इस बार, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स बोला गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मदर ऑफ ऑल डील्स किसे बोला गया? भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है। कुल 13 समझौते हुए, उसके अलावा भी मुक्त व्यापार के अलावा यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस भारत में, यानी भारत में एक यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस बनेगा, ठीक है ना। साझीदार को होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप कहा। मतलब वर्तमान में बोला गया कि हमारी जितनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है ये होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप उन्होंने बोला। 2025 में इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो और 2024 में फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कि ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस बार के मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो डा कोस्टा। इसके बाद मदर ऑफ डील्स किसे बोला गया? जो मुक्त व्यापार समझौता यूरोपियन यूनियन के साथ। टोटल 13 समझौते। यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस कहां पर बनेगा? भारत में। इस साझेदारी को क्या बोला गया है? होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप। प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2026 के 3 सेगमेंट, फर्स्ट इकोनॉमी, सेकंड साइंस एंड टेक और लास्ट में एनवायरमेंट का पार्ट रहेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले 2 बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पॉन्स के लिए आप इसको 1.25 में करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाइए और टेलीग्राम में से पीडीएफ को डाउनलोड कर बार बार रिवीजन करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला सेगमेंट हमारा आर्थिकी, यानी आर्थिक घटनाक्रम। पहला टॉपिक है विदेशी मुद्रा कोष, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा कोष 2025 में आरबीआई के पास जो है कुल 696.610 अरब डॉलर, ठीक है, इतना हमारे पास है आरबीआई के पास। और ये एक अच्छे संकेत हैं कि लास्ट ईयर की अपेक्षा 56.33 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, ठीक है। और विदेशी मुद्रा कोष जो होता है उसके अंतर्गत टोटल 4 मदें आती हैं। पहला विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, और दूसरा स्वर्ण, तीसरा विशेष आहरण अधिकार अर्थात इसे एसडीआर बोलते हैं, और चौथा रहता है आईएमएफ के, जो हमारी आईएमएफ में भारत का पैसा सुरक्षित रखा हुआ है वो इसमें ऐड किया जाता है। तो ठीक है, तो विदेशी मुद्रा कोष आरबीआई के पास 2025 ये कितना है? 696.610 अरब डॉलर, और वृद्धि कितनी हुई है? 56.33 अरब डॉलर की। ये आपका यहां से क्वेश्चन आता है, यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी, दोनों में इसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा कोष का पार्ट नहीं है, या इसके अंतर्गत कितने मदें आती हैं। तो याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर, और आईएमएफ के पास सुरक्षित जो राशि है, ये चारों चीजें सम्मिलित होती हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। भारत का कुल बाह्य ऋण, यानी हमारे देश के पास कितना कर्ज है। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उसमें ये आंकड़े दिए गए हैं। तो कुल बाह्य ऋण है हमारा 746 अरब डॉलर का, और जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक ऋण 609 अरब डॉलर का। ऐसा माना जाता है कि जो दीर्घकालिक ऋण होता है वो ज्यादा हो तो
हमारे या किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में है। ऋण तो सभी देश लेते हैं, पर अगर दीर्घकालिक ऋण ज़्यादा है तो इकोनॉमी अच्छी कंडीशन पे है, क्योंकि दीर्घकालिक ऋण जो होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, बड़ी बड़ी परियोजनाओं में, तो वो अच्छा संकेत माना जाता है। तो भारत में दीर्घकालिक ऋण ही सबसे ज़्यादा रहता है 81.6%, और अल्पकालिक जो ऋण है वो 137 अरब डॉलर का है, और परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 18.4%। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में, यानी जो हमारा बाह्य ऋण है वो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में 19.2%। तो बाह्य ऋण, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो दीर्घकालिक ऋण कितना है? 609 अरब डॉलर, परसेंटेज में 81.6। अल्पकालिक ऋण 137.0 अरब डॉलर, परसेंटेज में 18.4। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में 19.2, टोटल 746, ये याद रखिएगा, 746 अरब डॉलर, ठीक है। तो ये अभी आरओ का एग्जाम हुआ था जुलाई 2025 में, तो उसमें हमारा ये ऐसे ही क्वेश्चन आया था, भारत का बाह्य ऋण कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। हाँ, तो इसी के अंतर क्या है, मुद्राओं की दृष्टि से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो ऋण है या कर्ज है वो हम लोग डॉलर में लेते हैं, सेकंड में रुपए, और थर्ड में एन, फोर्थ में एसडीआर, और फिफ्थ में यूरो। तो सबसे ज्यादा हमारा जो ऋण है वो डॉलर में है। एनएसओ का अनुमान 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4%, ये याद रखिएगा। एनएसओ का है ये 7.4%। निर्यात तैयारी सूचकांक, नेक्स्ट टॉपिक। तो हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ सालों से नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है, और ये कुल 4 स्तंभों पर आधारित है। इसका पहला स्तंभ है, मतलब 4 चीजें देखता है, तब उसके अकॉर्डिंग सूचकांक तैयार करता है किसी भी राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का। तो पहला उसका जो आधार है स्तंभ, वो निर्यात अवसंरचना, कैसी आपकी निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा व्यापार परितंत्र, तीसरा नीति एवं शासन, चौथा निर्यात प्रदर्शन। ये 4 चीजें शामिल की जाती है, और टोटल 36 राज्य एवं केंद्र शासित जो प्रदेश है उनको शामिल किया गया है। 4 श्रेणियों में दिया गया है, यानी बड़े राज्य, ठीक है, बड़े राज्य, छोटे राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये 4 श्रेणियां हैं। और इस बार याद रखिएगा कुछ चौंकाने वाले हमारे तथ्य हैं कि जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, इनका कुल निर्यात में भारत का में 56% योगदान है, ठीक है। और भारत के जो 680 जिले हैं कुल, उसमें से 100 जिले टॉप कंडीशन पर हैं, और उनकी हिस्सेदारी 88% है, याद रखिए। और भारत की जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है उनकी भागीदारी 38% है। और यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गौतम बुद्ध नगर टॉप 10 में शामिल है, ठीक। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। तो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि निर्यात तैयारी सूचकांक किसने जारी किया? नीति आयोग, पहला, ठीक है। और 4 स्तंभों पर है, बस इतना ही पूछेगा। और इसमें गौतम बुद्ध नगर याद कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अब जहां से क्वेश्चन पूछेगा उसकी तरफ चलते हैं। तो इसने 2 तरह से अपना सूचकांक जारी किया, एक बड़े राज्यों का जिसके अंतर्गत 17 राज्य हैं, और दूसरा जो सूचकांक था वो छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश सभी को मिलाकर जारी किया। तो बड़े राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1, सेकंड तमिलनाडु और थर्ड गुजरात। इन बड़े राज्यों में 8 राज्य अग्रणी में आते हैं, 4 राज्य चैलेंजर में, और 5 राज्य आकांक्षी जिले में आकांक्षी राज्यों के रूप में आते हैं। यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उत्तर प्रदेश किसमें शामिल है? अग्रणी राज्यों में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 4वां। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार किसमें शामिल है? चैलेंजर में, ठीक है, चैलेंजर में शामिल है। और बिहार का स्थान कौन सा है? 17वां, ठीक है। अंतिम स्थान
झारखंड का। छोटे राज्यों ये वाला जो है, तो इसमें नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर और नंबर 3 नागालैंड। ठीक, इसमें अग्रणी 9 राज्य हैं, मतलब छोटे राज्य पूर्वोत्तर के और सभी यूटी मिला के 9 राज्य अग्रणी, चैलेंजर में 5, आकांक्षी में 5, अंतिम स्थान लक्षद्वीप का है, ये जरूर याद रखिए। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यह है कि बड़े राज्यों में नंबर 1 पर कौन? महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में नंबर 1 पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में, बिहार चैलेंजर राज्यों में, उत्तर प्रदेश का स्थान 4वां और बिहार का 17वां, लास्ट झारखंड और इसमें लास्ट लक्षद्वीप। बस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगले टॉपिक पर चलें। एक छोटी सी जानकारी है कि अमेरिका ने भारत के आयातों पर 18% का अमेरिकी टैरिफ कर दिया, जो पहले पिछले मंथ में आपने पढ़ा होगा 50% कर दिया था, तो इन्होंने अब 18% कर दिया। उर्वरक उत्पादन पर एक नज़र दौड़ाते हैं। ये हाल ही में रिपोर्ट आई है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। इसमें बताया गया है कि भारत ने रिकॉर्ड 2025 में 524.62 लाख टन का उत्पादन किया। ठीक है, उर्वरकों की कुल खपत का 73% हम लोग घरेलू उत्पादन से ही संभव करते हैं। और देश में जो उत्पादन है यूरिया का, एनपीके अर्थात नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, डीएपी का क्रमशः 87%, यानी हम 87% देश में ही उत्पादन करते हैं यूरिया का, 90% डीएपी का और एनपीके का, और डीएपी का 40%। ये जो यूरिया होती है जब हम, ठीक है ना, जब हम खेत पर जब फसल आ जाती है तो उसके बाद इसको डाला जाता है। और डीएपी अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसे खेत में जब अनाज बोते हैं तो उस समय मिला करके बोया जाता है, तो इसका उत्पादन कम होता है, 40% होता है। एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, इसका है आपका, इसको आयात किया जाता है। ठीक है, ये भारत में उत्पादित नहीं होता। भारत विश्व में उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उर्वरक उत्पादन की जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 524.62 लाख टन, हम लोग 73% घरेलू उत्पादन से ही संभव करते हैं। यूरिया, एनपीके, डीएपी 87%, 90%, 40%। ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बड़े पॉइंट, सबसे बड़ा उपभोक्ता सेकंड नंबर का है और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। तो भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े, ठीक है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब परीक्षा की जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेस पे, ठीक है, बनाते हैं। जैसे अब इसमें बना देंगे कि भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, आयात घट रहा है, व्यापार शेष बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, जब आपको ये जानकारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरीके से होता है। वस्तुगत व्यापार यानी वस्तुओं का व्यापार कैसा होता है, आयात निर्यात, सेवाओं का व्यापार, सेवाओं का आयात निर्यात, और दोनों को मिला करके तो 3 तरीके के आंकड़े हैं। पहला वस्तुगत व्यापार, तो ये 2 वर्ष का कंपेरिजन है, पिछले वर्ष 2024-25 का और 25-26 में का है। वस्तुगत व्यापार का निर्यात 24-25 में जहां $322.41 अरब रहा, सभी आंकड़े अरब डॉलर में है। ठीक है, वहीं 2025-26 में $330.29 अरब, आयात $546.36 अरब, वहीं 25-26 में $578.61 अरब। व्यापार शेष ये -223.95 रहा और बढ़ करके ये -248.42। तो देखिए निर्यात भी बढ़ रहा है और आयात भी बढ़ रहा है और व्यापार का जो शेष है, अधिशेष, वो भी बढ़ रहा है। पर ये याद रखिएगा कि वस्तु का हम लोग निर्यात की अपेक्षा आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात की अपेक्षा आयात ज्यादा करते हैं। सेवाओं में
निर्यात 285.53 अरब डॉलर का, और बढ़कर के ये 303.97 अरब डॉलर। आयात 150.01, और उसके बाद ये बढ़कर ज्यादा नहीं बढ़ा पर बढ़ा 152.23। निवल प्राप्तियां 132.52 और 151.74 अरब डॉलर में, सभी आंकड़े अरब डॉलर में। अब इसमें क्या है, ये सेवाओं का व्यापार है, तो इसमें जो निर्यात है वो ज्यादा है, आयात कम होता है। तो भारत में वह सेवाओं का निर्यात ज्यादा है। देखिए ये 285, ये 303 है, और ये 152 है। कितना? 152। तो सेवा में जो व्यापार है वो निर्यात हम लोग इसमें ज्यादा करते हैं। वस्तु और सेवा दोनों को मिला दिया जाए तो कुल निर्यात 607.93 और बढ़कर के 634.26 अरब डॉलर। कुल आयात 696.37 अरब डॉलर और बढ़कर के 730.84। व्यापार अधिशेष 88.43 और फिर आगे बढ़ा -96.58। चलिए, दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना, ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में ये परियोजना स्थापित की गई है। चिनाब नदी पर है। 260 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है। इसके पहले दुलहस्ती फर्स्ट 390 मेगावाट की चल रही है, ये 2007 से चल रही है। ठीक है, इसका जो संचालन है वो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा किया जाएगा, और ये बूट मॉडल पर है। बूट मॉडल मतलब पहले बिल्ड करना, फिर ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब पहले बनाएगी कोई कंपनी, उसका अपना मालिकाना हक रखेगी, फिर उसको ऑपरेट करेगी और लास्ट में सरकार को ट्रांसफर कर देगी। समझ रहे हैं? तो देश बिक नहीं रहा है, देश तरक्की कर रहा है। इस मॉडल पर काम करता है। 2021 में हस्ताक्षर हुआ था जम्मू कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के आपस में। ये रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर ये होता है कि जैसे जल है तो इसको आप कहीं पर जलाशय के रूप में नहीं एकत्रित करेंगे, न कोई बांध बनाएंगे, बल्कि जो फ्लो हो रहा है बहते हुए पानी पे आपको जल विद्युत परियोजना कंप्लीट करनी है। उसका कारण ये कि इस पे पाकिस्तान का भी हक है। इस पानी पर तो पाकिस्तान विरोध करेगा और फिर इंटरनेशनल लेवल की बातें हो जाएंगी, तो इसलिए इसको फॉलो किया जाता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट? 260 मेगावाट। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। कौन सा जिला है? किश्तवाड़ जिला। उसके बाद इसका संचालन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। किस मॉडल पर है? बूट मॉडल पर। रन ऑफ द रिवर परियोजना है ये। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, ये अगला टॉपिक है हमारा। ये हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में स्वतंत्र व्यापार समझौता अर्थात FTA संपन्न हुआ, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोला गया है। ये 18 वर्ष पहले से चर्चा चल रही है, और जब बातें संपन्न हुई तो उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन दोनों ये उपस्थित थे। 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन पर अंतिम रूप दिया गया। 28 जून 2007 इसकी जो नींव है वो 28 जून 2007 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में रखी गई थी, और 2013 में किन्हीं कारणों से रुकी। फिर 17 जून 2022 से पुनः प्रारंभ बात करना शुरू हुआ। औपचारिक देखिए अभी बातचीत संपन्न हो गई है, अब डील एक तरीके से फाइनल हो गई है, पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। पर औपचारिक हस्ताक्षर में लगभग 6 महीने लग जाएंगे, तो ये मत मानिएगा ये चालू हो गया है डील, अभी चालू नहीं हुआ। भारत से निर्यात ऐसा अनुमान है कि भारत से जो निर्यात होंगी 94,9,425 वस्तुओं का उन पर कर की छूट होगी। यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ 22वां हमारा पार्टनर है, जिसके साथ हमारा स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है।
इसके पहले भारत ने 21 देशों के साथ कर चुका। तो स्वतंत्र व्यापार समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ, जिसे हम मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोलते हैं। और ठीक है, और ये कब हुआ? 27 जनवरी को नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत 2007 ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी। और ये जो आपका यूरोपीय संघ है वो 22वां हमारा पार्टनर है। ये सब पहला है मिटापीवैट। ये मिटापीवैट ये एनीमिया की पहली ओरल दवा है, ठीक है, याद रखिएगा। मिटापीवैट क्या है? एनीमिया की पहली ओरल दवा। टैगाटोज ये एक प्राकृतिक शर्करा है जो कि सुक्रोज की तुलना में 92% अधिक मीठी है, ठीक है। तो टैगाटोज क्या है? प्राकृतिक शर्करा। पखुंडी पोर्टल ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, पखुंडी पोर्टल। और ये महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास, देखभाल से संबंधित चीजें इसमें रहेंगी। तो पंखुड़ी पोर्टल इससे संबंधित है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। रूट विल्ट रोग ये नारियल के पौधे पर होता है। ये फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया से होता है। तो रूट विल्ट रोग का संबंध नारियल के पौधे से। करण फ्राइज व वृंदावनी ये गाय की 2 नई कृत्रिम नस्ल है, ठीक है। 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन, ठीक है, ये नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। भारत का पहला ये मौसम स्टेशन है 3D प्रिंट वाला स्वचालित, और IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है। तो इसको याद रखिए कि भारत का पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक की शुरुआत हुई है, ठीक है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा। रेबीज हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा इसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। किसे? रेबीज को। अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फॉर्म। तो अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फॉर्म ये एक मछली पालन से संबंधित है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है और भारत का सबसे बड़ा ये मछली पालन फॉर्म है, ठीक है। क्या नाम है? अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर। ये भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी स्कैनर है और ये बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी है वोक्सेल ग्रिड्स, इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी MRI स्कैनर 1.5 टेस्ला, ये पूरा नाम है 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर। किसके द्वारा विकसित किया गया है? वोक्सेल ग्रिड्स कंपनी है, स्टार्टअप है बेंगलुरु में। इंडस डर्मा ऐप ये गूगल के सहयोग से डेवलप किया गया है। भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वेस एंजियोग्राफी आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में एडवांस इमेजिंग की मिनिमली इनोवेटिव ग्लूकोमा सर्जरी के साथ मिलकर सफलता प्राप्त। चलिए अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट इकोलॉजी। इसमें आपका है तो पहला टॉपिक है आपका कॉनकॉर्डिया स्टेशन। कॉनकॉर्डिया स्टेशन ये अंटार्कटिका पर है। विश्व का पहला पर्वतीय बर्फ भंडार मिला है, ठीक। तो हाल ही में कॉनकॉर्डिया स्टेशन पर विश्व का पहला पर्वतीय बर्फ भंडार मिला है। ये कहां पर है? अंटार्कटिका में, और वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और यूपी का पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। तो इस अभयारण्य को संवेदनशील घोषित किया गया है और पार्वती अर्गा को अति संवेदनशील। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया। ESZ मतलब इको सेंसिटिव जोन, दरअसल ये 1986 भारत पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है उसके तहत घोषित किया जाता है ESZ। और इससे ये होता है कि 10 किलोमीटर तक, ठीक है ना, जो 10 किलोमीटर है परितः चारों तरफ संरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों को संवेदनशील और अति संवेदनशील यूपी BCS के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। 2 नए रामसर स्थल, एक है छारी डॉन्ड
डांड, ये कच्छ जिला गुजरात में है। ये भारत का 97वें नंबर का है। दूसरा है पटना पक्षी अभ्यारण्य। अब पटना पक्षी अभ्यारण्य से बिहार और पटना मत समझिएगा, ये उत्तर प्रदेश के एटा में अभ्यारण्य पाया जाता है। और ये 98th नंबर का है रामसर स्थल। और ये पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और इससे संबंधित जो बेसिक जानकारी है और तो वो फरवरी और जनवरी माह की मैगजीन में आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 97वां कौन है, ये आपका छारी डांड। और 98वां पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा, यूपी का सबसे छोटा। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। बस चलते हैं। हाँ, तो वर्तमान में कितने हो गए हैं? 98 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में, याद रखिए। चलिए अब आज की क्लास के समापन की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही कम टॉपिक है। टाइलर पर्यावरण पुरस्कार इस साल टोबी कियर्स को मिला है। ये माइक्रोराइजल, ठीक है, माइक्रोराइजल नेटवर्क पर शोध किया है इन्होंने। और ये अमेरिकी जीव विज्ञानी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है। तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2025 का टाइलर पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है? टोबी कियर्स को। किसके लिए? माइक्रोराइजल नेटवर्क पर शोध करने के लिए। ये अमेरिकी जीव विज्ञानी है। बस। जाम्बिया, हाल ही में इरडा ने 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए $22.5 मिलियन का पहला विदेशी हरित ऊर्जा ऋण दिया है। दरअसल पेरिस जलवायु समझौते के तहत यह है कि जो गरीब देश हैं या जो विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, तो उनको जो मजबूत देश है वो दे सकता है। तो भारत की दृष्टि से जाम्बिया कमजोर देश है, तो उसको भारत ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए दिया। तो हाल ही में ये आएगा कि हाल ही में इरडा द्वारा 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पहला विदेशी हरित ऊर्जा ऋण किसे दिया गया है? जाम्बिया को। लखनऊ यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है, याद रखिएगा। तो यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ। काकीनाडा, ये आंध्र प्रदेश का है शहर है। ये विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना की यहाँ पर आधारशिला रखी गई। तो विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। पेरू, हाल ही में बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया है। किसने? पेरू ने। अरलम, केरल का पहला तितली अभ्यारण्य है। प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2026 के नेक्स्ट सेगमेंट पर। और आज का जो हमारा सेगमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, सामान्य ज्ञान घटनाक्रम, जिसके अंतर्गत हम लोग शब्द संक्षेप, नियुक्तियां, निधन, चर्चित व्यक्तित्व, पुरस्कार, किताबें, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और एग्जाम में इसकी स्थिति ये है कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले 2 बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पॉन्स के लिए आप इसे 1.25 में करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और बार बार रिवाइज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सेगमेंट हमारा सामान्य ज्ञान घटनाक्रम। पहला हमारा टॉपिक शब्द संक्षेप का, वीवी जी रामजी, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये भारत सरकार की एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है जिसने मनरेगा का स्थान लिया है। इसके पहले वाले जो हमारा मंत्र था उसमें हम लोगों ने विस्तृत इसके बारे में चर्चा कर लिया है। तो इसमें केवल हम जो शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में क्या चीज है वो देखना था, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रत्येक जो
इच्छुक वयस्क है उसको 125 दिन का रोजगार देगा। और एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, याद रखिए ये हमारा वित्तीय वर्ष है। तो वीवी जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, बस इसका ये याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, 125 दिन का रोजगार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर नियुक्तियां हैं हमारा। तो राकेश अग्रवाल एनआईए के महानिदेशक बनाए गए हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर ये आपके आईटीबीपी के महानिदेशक बनाए गए। प्रवीण कुमार बीएसएफ के महानिदेशक। नितिन नवीन, देखिए नितिन नवीन के बारे में इसके पहले वाले मंथ में विस्तृत चर्चा हो चुकी है, पर इसमें क्या था कि इनका जो जन्म स्थान है वो उसमें मेंशन नहीं किया गया था। तो पूछ सकता है खासतौर पे बीपीएससी में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो दरअसल क्या है ना कि उनकी जो कर्म भूमि है वो बिहारी है, लेकिन जन्म उनका झारखंड के रांची में हुआ था, ये याद रखिएगा। नागेश कपूर ये आपके वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। तेजस्वी ये आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। रवि रंजन एसबीआई के प्रबंध निदेशक। सुरेश गोयल नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसके प्रमुख बनाए गए हैं। ममता वर्मा ये डीडी न्यूज की महानिदेशक बनाई गई हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राकेश अग्रवाल एनआईए के महानिदेशक, शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी, प्रवीण कुमार बीएसएफ, नितिन नवीन रांची में इनका जन्म हुआ, नागेश कपूर वायुसेना के उप प्रमुख, तेजस्वी आरजेडी कार्यकारी अध्यक्ष, रवि रंजन एसबीआई के प्रबंध निदेशक, सुरेश गोयल नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के प्रमुख, ममता वर्मा डीडी न्यूज की महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। पहला है इफ्को साहित्य सम्मान 2025। हिंदी लेखिका हैं मैत्री पुष्पा, इनको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया है? मैत्री पुष्पा को। 2024 का दिया गया था चंद्रकिशोर जायसवाल बिहार। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बीपीएससी में जो ट्रेंड है, पीवाईक्यू को पढ़ने के बाद जो पता चला कि ये 2 साल पहले का भी पूछ लेता है, 1.5 साल पहले का पूछ लेता है। तो 2024 का क्योंकि बिहार से बिलोंग करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रकिशोर जायसवाल यह 2024 में इनको मिला था। तमिलनाडु सरकार, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा किया है कि गैर हिंदी भारतीय जो भाषाएं हैं उन्हें साहित्यिक पुरस्कार हम देंगे, क्योंकि वो हिंदी भाषा के प्रति उनका जो भावना है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने गैर हिंदी भारतीय भाषाओं के लिए साहित्यिक पुरस्कार देने की बात कही है तमिलनाडु सरकार। चलते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ये 2025 में प्रदर्शित फिल्मों व टेलीविजन सीरियल्स के लिए दिया जाता है। ये हॉलीवुड का पुरस्कार है। इस बार का 83rd पुरस्कार था और ये दिया कहाँ गया? बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में, ये याद रखिएगा। तो इसमें ये 83rd पुरस्कार है, ये इंपॉर्टेंट है, हॉलीवुड के लिए दिया जाता है। कहां पर? बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया। अब इसके जो पुरस्कार हैं यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से आने के चांस नहीं रहते, बट पढ़ना इनको भी पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है पर करना पड़ता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो ड्रामा श्रेणी 2 श्रेणियां बनाते हैं, ड्रामा श्रेणी और म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हैमनेट और कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। ठीक है, अब जैसे देखिए ना, याद करने का तरीका है। अब इसमें ड्रामा है तो जैसे हम मतलब हम लोगों को नेट मतलब इंटरनेट जैसे एक्सेस नहीं हो पाता तो लगता है क्या है, इंटरनेट ड्रामा कर रहा है। तो ठीक है ना, तो ड्रामा याद कर लीजिएगा इससे। तो हैमनेट, तो हैम का मतलब हम, नेट मतलब इंटरनेट से ड्रामा, तो ड्रामा श्रेणी का हैमनेट को याद रखिएगा। याद करने के तरीके हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। म्यूजिकल कॉमेडी जैसे क्या है, वन बैटल आफ्टर अनदर। अब इसका रियल मीनिंग ये है कि
एक युद्ध अभी समाप्त तो नहीं हुआ, दूसरा युद्ध चालू हो गया, यानी जीवन के संघर्ष से संबंधित चीजें इसमें दी गई हैं। पर जैसे वन, अब हम लोग याद करने के लिए ऐसे याद कर लेंगे कि वन बैटल मतलब एक युद्ध लड़ लिया, उसके बाद रिलैक्स मोड पे है, बोले म्यूजिक चला दो, ठीक है। तो वन बैटल आफ्टर अनदर, म्यूजिक से संबंध इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मौरा, और म्यूजिकल या कॉमेडी में टिमोथी चालामेट, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली, और इसमें दिया गया रोज बर्न को। अब जैसे क्या ना कि ये ड्रामा में जैसे दिया गया, अब जैसे कि एक जिसकी आवाज स्पष्ट नहीं निकलती तो बकरी को बकली बोलता है, ठीक है ना। तो अब बकरी है, बहुत ज्यादा बोल के ड्रामा कर रही है, ठीक है ना। तो ड्रामा से रेडी में जेसी बकली, ठीक है। ये सब आप लोगों के लिए मैं पाप इतना ले रहा हूं कि किसी के नाम को दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, ठीक है। रोज बर्न, अब जैसे रोज मतलब डेली, बर्न मतलब आग लगी रहती है, जलता रहता है। और उसके बाद भी बोलता है कि हमको म्यूजिक सुनना है, मतलब डेली आग लगी है पर म्यूजिक सुनना है। ये याद करने के तरीके हैं, आपके लिए इतना सब कर रहा हूं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपका ड्रामा श्रेणी पर जेसी बकली, और म्यूजिकल या कॉमेडी पर रोज बर्न, ये याद रखिएगा। शायद आशा है याद हो गया होगा आपको, आप लोगों को। इसमें चलते हैं, एक बार देख लेते हैं इनको। सहायक अभिनेता सर्वश्रेष्ठ स्टेलन स्कार्सगार्ड, सहायक अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ टेहाना टेलर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं वो वन बैटल आफ्टर अनदर के ही ये डायरेक्टर हैं, पॉल थॉमस एंडरसन, इन्हीं को दिया गया है। गैर अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द सीक्रेट एजेंट, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के पॉप डीमन हेटर्स। सोशिल, ये डोम्बले अवार्ड है, इसको डेम हेलेन मिरेन को दिया गया। तो इसको एक सरसरी निगाहों से देखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। इस मूवी के ये डायरेक्टर थे। तो ये दोनों श्रेणियों के संयुक्त पुरस्कार थे आपके। ये आपका बाफ्टा पुरस्कार है, जो कि ब्रिटिश एकेडमी का फिल्म पुरस्कार है। इस बार का ये 79th पुरस्कार है, ठीक है। और इस बार का जो पुरस्कार है वो पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा जो निर्देशित फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, इसी को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले, यानी 14 श्रेणियों में इसी को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले। तो बाफ्टा पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए। बाफ्टा पुरस्कार से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्टर का नाम पूछ लेता है, या तो मूवी का नाम पूछ लेता है। तो उसका जो नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर, और डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन। चलिए, हाँ, ये याद रखिएगा कि भारत की जो मूवी है जो इस बार नामांकित हुई है, उसका नाम बूंग है। क्या नाम है? बूंग। और ये फरहान अख्तर और रितेश सिंघवानी द्वारा निर्देशित फिल्म है, मणिपुरी भाषा में, याद रखिएगा। तो इसे सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म नामांकित की गई। तो बूंग को याद कीजिएगा, बूंग। अब आगे चलते हैं। सिनर्स, ये ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वाधिक, इसको 16 नामांकन हुए हैं, यानी इसी को अवार्ड मिलने वाला है। बट क्या है कि इसको जो पुरस्कार वितरण समारोह है वो मई वाली, जो हम लोग जब अध्ययन करेंगे मई 2026 का, तब उसमें इसका विस्तृत इसकी चर्चा होगी। टेनिस पुरस्कार, ये मेल के लिए एटीपी पुरस्कार और फीमेल के लिए WTA पुरस्कार। प्लेयर ऑफ द ईयर, तो प्लेयर ऑफ द ईयर मेल का एटीपी पुरस्कार कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। WTA पुरस्कार फीमेल के लिए आरेना साबालेंका, ये बेलारूस की रहने वाली है। और ये आरेना साबालेंका को लगातार दूसरी बार दिया गया है, ठीक है, लगातार दूसरी बार दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, ग्रासा मासेल, ये अफ्रीका की राजनेता, समाजसेवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इनको शांति निशस्त्रीकरण का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? अफ्रीका की महिला है ग्रासा माशेल को, ये याद रखिएगा, ग्रासा माशेल।
अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र ये पुरस्कार है आपके। तो सेना व अन्य सशस्त्र बलों के जो अधिकारी हैं या जवान हैं, जब बहादुरी का कार्य करते हैं तो उनको दिया जाता है। पर याद रखिएगा, गैर युद्ध में, मतलब युद्ध नहीं चल रहा हो, जब युद्ध होता है तब ये आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र ये सब दिए जाते हैं, वीर चक्र। पर जब युद्ध नहीं चल रहा होता है तो ये सब चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है। तो इस बार का जो अशोक चक्र है तो एक व्यक्ति को मिला, शुभांशु शुक्ला, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, ठीक है। और ये शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, अशोक चक्र। कीर्ति चक्र इस बार 3 लोगों को मिला। इसमें मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार ढोलेश्वर सुब्बा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन। और ये प्रशांत बालकृष्णन वही हैं जो गगनयान का जब प्रशिक्षण चल रहा था 4 लोगों का, तो उसमें इनको भी प्रशिक्षित किया गया था। शौर्य चक्र 13 लोगों को मिला है। 13 लोगों का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना याद रखिए कितने लोगों को, 13 लोगों को। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है शुभांशु शुक्ला, ठीक है, अशोक चक्र, ठीक, याद रखिए। और कीर्ति चक्र 3 लोगों को, शौर्य चक्र 13 लोगों को। हाँ, इसमें एक चीज छूट गई, ये रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति, ठीक है, मतलब रक्षा मंत्रालय विज्ञप्ति जारी करता है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। हाँ, इसमें देखिए, युद्ध में वीरता के लिए, जब युद्ध चल रहा हो यानी इंडिया पाक का वार चल रहा हो, उस समय जो वीरता दिखाता है तो परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पद्म पुरस्कार, ये समझिए कि पद्म पुरस्कार का एक क्वेश्चन तो 100%, चाहे यूपीपीएससी हो या बीपीएससी हो, आना ही आना है। 2026 का अवार्ड है। कुल 9 क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं लोग, यानी 9 क्षेत्रों में दिया जाता है, और ये गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार दिया जाता है। देखिए, जो आपके अशोक चक्र थे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब आपके रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति उसमें होती है, और इसमें विज्ञप्ति जारी की जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस बार टोटल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए, ठीक है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। इसके अलावा इस बार 19 महिलाओं को दिया गया, 10 विदेशी, 16 टोटल मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, और 6 अप्रवासी भारतीय या भारतीय मूल के, याद रखिएगा। और भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। उसके बाद सेकेंड ये आपका आता है पद्म विभूषण, थर्ड आता है आपका पद्म भूषण, और फोर्थ आता है पद्मश्री, ठीक है। इसमें जो 5 पद्म विभूषण दिए गए उसमें एक फीमेल भी है और 2 मरणोपरांत है। इसमें 13 पद्म विभूषण है, उसमें 13 में से 3 मरणोपरांत है, और 113 पद्मश्री में से 11 मरणोपरांत है। ये यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, यूपीपीसीएस खासतौर पे पूछता है जो मरणोपरांत दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें 100 वर्ष के यमुनाम यात्रा सिंह, ये मणिपुर नाट्य संकीर्तन कलाकार हैं, इनको दिया गया है पद्मश्री। ये सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति जिनको ये पद्मश्री पुरस्कार इस बार दिया गया है, 100 वर्ष के, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं किसे क्या मिला। तो पद्म विभूषण सब लोग सबसे पहले देखेंगे हम लोग। धर्मेंद्र सिंह देओल, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से। अब पंजाब मत याद कीजिएगा कि पंजाब से दिया होगा, कॉमन सेंस लगाने लगे, नहीं, महाराष्ट्र से इन्हें दिया गया। केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले, केरल। सुश्री एन राजम, ये महिला है। कला, उत्तर प्रदेश, यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुश्री एन राजम, ठीक है, कला के क्षेत्र में। पी नारायण, ये साहित्य एवं शिक्षा, केरल के हैं ये। वीएस अच्युतानंदन, सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया, केरल के। तो धर्मेंद्र सिंह देओल, कला, महाराष्ट्र। केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले, केरल। सुश्री एन राजम, कला, उत्तर प्रदेश। वी नारायण, साहित्यिक एवं शिक्षा, केरल। वी एस अच्युतानंदन, सार्वजनिक मामले, केरल। चलिए, तो उसी पदक पुरस्कारों के अगले क्रम में पद्म भूषण किसे मिला? टोटल इस बार 13 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। कितने? 13 लोगों को मिला है पद्म भूषण। सुश्री अलका याग्निक, कला, महाराष्ट्र। भगत सिंह कोश्यारी,
सार्वजनिक मामले उत्तराखंड। कल्लीपट्टी रामासामी, ये चिकित्सा के क्षेत्र में तमिलनाडु। ठीक है। ममूटी, ये कला के क्षेत्र में केरल। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेडू, ये चिकित्सा के क्षेत्र में यूएसए के, ठीक है ना, यूएसए के हैं दत्तात्रेडू। पीयूष पांडे आफ्टर डेथ, कला महाराष्ट्र। इसके बाद केएम महिला नंदन, सामाजिक कार्य तमिलनाडु। शिबू सोरेन, ठीक है ना, शिबू सोरेन, सार्वजनिक मामले झारखंड। ये झारखंड पीसीएस वालों के लिए, जेपीएससी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है। शतावधानी आर गणेश, ये कला के लिए कर्नाटक से हैं। उदय कोटक, व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र। वीके मल्होत्रा, सार्वजनिक मामले दिल्ली। वेलापल्ली नटेशन केरल, ये भी सार्वजनिक मामलों के लिए दिए गए हैं। विजय अमृतराज, ये खेल के लिए यूएसए से। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, अब देखिए इसमें क्या है ना कि यूपीपीसीएस और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पद्मश्री रहते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे सभी पढ़ना जरूरी नहीं है, पर जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट में किसको मिला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यूपीपीसीएस 2026 के लिए अनिल कुमार रस्तोगी, कला के लिए मिला। अशोक कुमार सिंह, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। चिरंजी लाल यादव, कला के लिए। केवल कृष्ण ठकराल, चिकित्सा के लिए। सुश्री मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा। प्रवीण कुमार, ये क्रिकेटर हैं, खेल के लिए। रघुपति सिंह, अन्य कृषि। राजेंद्र प्रसाद, चिकित्सा। और श्याम सुंदर, चिकित्सा। याद रखिए। चलिए बिहार बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 72nd बीपीएससी होने वाला है उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में 3 लोगों को पद्मश्री मिला इस बार। भरत सिंह भारती, कला के क्षेत्र में मिला है। और देखिए बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भरत सिंह भारती कला के क्षेत्र में जो मिला है पद्मश्री, वो किस जिला से बिलोंग करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है, तो भोजपुर जिले से बिलोंग करते हैं। विश्वबंधु, ये कला के क्षेत्र में इनको भी मिला है, ये पटना जिले से बिलोंग करते हैं। और ये सुरांगन, ठीक है ना, सुरांगन एक संस्था है वो चलाते हैं। गोपाल जी त्रिवेदी, ये विज्ञान एंड इंजीनियरिंग के लिए मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। चलिए चर्चित व्यक्तित्व, जिसमें वॉरेन बफे का नाम आता है। ये शेयर बाजार में दिग्गज अमेरिकी निवेशक थे। बर्कशायर हैथवे कंपनी जो थी, बर्कशायर हैथवे कि ये सीईओ पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो याद रखिएगा वॉरेन बफे ये अमेरिका के दिग्गज निवेशक हैं और ये बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। निधन, माधव गाडगिल, ये प्रख्यात पर्यावरणविद है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड इनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से मिला था। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में ये पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक, ठीक है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक कौन है? माधव गाडगिल। और एक पॉइंट ये स्टैटिक के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर है? बेंगलुरु में, याद रखिए। तो ये माधव गाडगिल प्रख्यात पर्यावरणविद थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये हमारा लास्ट पेज ही है, इसके बाद खत्म हो जाएगा आज का हमारा टॉपिक सिलेक्शन डिस्कशन। निधन, उसी के आगे तो मनोज कोठारी, ये भारत के प्रमुख बिलियर्ड्स कोच रहे हैं। सुरेश कलमाड़ी, देखिए जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मैं उसे दोबारा रिपीट करता हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, पर पढ़ना सब रहता है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे। सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस के ये नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। जब भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उस समय ये भ्रष्टाचार में काफी चर्चा में आए थे। आईएस विंद्रा, ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे, इनका निधन हुआ है। मार्क टूली, ये भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में समर्पण इन्होंने, यानी भारत के पत्रकारिता में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बीबीसी के संवाददाता थे, ठीक है। मार्क टूली याद रखिएगा। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
पूर्व थे, इनका निधन हो गया। इनका एक प्राइवेट विमान था, उसी में इनका निधन हुआ। चलते हैं वर्ष दिवस सप्ताह। तो 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जा रहा है लगातार। पहले इसको 1 साल में मनाया जाता था, अब 2 साल में मनाया जा रहा है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा। 13 जनवरी पराक्रम दिवस, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उसके बाद 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस, किसका? ये राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, शहीद दिवस 30 जनवरी। चलते हैं आगे। हाँ, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, युवा दिवस 12 जनवरी, नेशनल स्टार्टअप डे ये 16 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, इसके बाद उत्तर प्रदेश दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, और उसके बाद शहीद दिवस 30 जनवरी। 2 पुस्तकें इस मंथ में लिखी गई। घोस्ट आई, जिन्होंने लिखा अमिताभ घोष, और मिडनाइट ट्रेन ये मैट हैक के द्वारा लिखा गया। तो घोस्ट आई अमिताभ घोष, मिडनाइट ट्रेन मैट हैक की है। कुछ मिसलिनियस। नववर्ष के उत्सव पर स्विट्जरलैंड के रिसोर्ट में आग लगी, नो इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये गुजरात के में मनाया गया, 3-4 बड़े बड़े शहरों में। साबरमती रिवर फ्रंट पर जो जर्मनी के चांसलर आए थे और भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने वहां पर पतंग उड़ाकर उद्घाटन किया था। गोवा में तीसरा जिला नया बनेगा। दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा @75। ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या थी? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा @75। चलिए, इंस्पायर्ड गैम्बिट, ये अमेरिका व पाकिस्तान का आतंकवाद रोधी युद्धाभ्यास है। तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी युद्धाभ्यास होता है, उसका क्या नाम है? इंस्पायर्ड गैम्बिट। प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2026। आज 2 सेगमेंट कंप्लीट करेंगे हम, खेलकूद घटनाक्रम और स्मरणीय तथ्य। और आज से इस मार्च महीने की जो पीढ़ी है उसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अप्रैल 2026 में चलेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले 2 बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पांस के लिए आप 1.25 में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहां पर जाइए और टेलीग्राम में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सेगमेंट खेलकूद घटनाक्रम एथलेटिक्स, जिसके अंतर्गत टाटा मुंबई मैराथन प्रतियोगिता जो कि मुंबई में आयोजित हुई, इसके अंतर्गत ओवरऑल श्रेणी, ठीक है ना, यह वर्ल्ड लेवल पर जो प्रथम स्थान है वो मेल पे टाडू अबाटे को मिला, ये इथियोपिया के हैं रहने वाले। फीमेल में येसी कलायू चेकोली को मिला, ये भी इथियोपिया की रहने वाली हैं। और भारत के स्तर पर देखा जाए तो मेल में कार्तिक कारकेरा को मिला और फीमेल में संजीवनी जाधव को, ठीक है। तो एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन कर लेते हैं। तो टाडू अबाटे मेल में, येशी कलायू फीमेल में, वर्ल्ड लेवल की बात हो गई। और इंडिया लेवल पे कार्तिक कारकेरा, फीमेल पे संजीवनी जाधव। चलते हैं बैडमिंटन से संबंधित हमारा इंडियन ओपन 2026 प्रतियोगिता। इसके अंतर्गत पुरुष एकल और महिला एकल, यही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, युगल से इसमें नहीं आता। तो पुरुष एकल में विजेता लिन चुनयी, ये आपके चीनी ताइपे या ताइवान के हैं। उप विजेता
जोनाथन क्रिस्टी, ये इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ दरअसल क्या होता है ना कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश से संबंधित हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कमीशन बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, ठीक है, यहाँ से पूछता है, इसलिए इनको जानना जरूरी रहता है। तो महिला एकल का खिताब विजेता आन से यंग, ये दक्षिण कोरिया की हैं। वांग झी, ये चीन की हैं। ठीक है, तो विजेता पुरुषों में पुरुषों में विजेता लिन चुन यी और उपविजेता जोनाथन क्रिस्टी। महिला में विजेता आन से यंग और उपविजेता वांग झी ई। इस तरह से हमारा इंडियन ओपन 2026 कंप्लीट हुआ। बैडमिंटन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट। अब चलते हैं क्रिकेट पर। विजय हजारे ट्रॉफी, ये बीसीसीआई के तत्वावधान में ये प्रतियोगिता होती है। ये सीमित ओवरों का खेल है, यानी 50-50 ओवर का खेल होता है। पहली बार विदर्भ ने ये टूर्नामेंट जीता है सौराष्ट्र को हराकर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, विदर्भ ने जीता है। और ये बेंगलुरु में फाइनल हुआ था और इस टीम के एक खिलाड़ी हैं, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। किसके, विदर्भ के खिलाड़ी हैं अमन मुखाडे, इनको दिया गया। कप्तान विदर्भ के हर्ष दुबे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, विदर्भ ने पहली बार जीता विजय हजारे ट्रॉफी को और सौराष्ट्र को हराकर। बस वैभव सूर्यवंशी, साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच अंडर 19 ओडीआई श्रृंखला चल रही थी, उसके कप्तानी वैभव सूर्यवंशी कर रहे थे। तो उसमें सर्वाधिक 206 रन बनाए इन्होंने, एक शतक भी बनाया था। बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एसेस श्रृंखला, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस बार का एसेस श्रृंखला किसने जीता। ठीक है, यह मेजबान कौन था, क्योंकि कभी ऑस्ट्रेलिया कभी इंग्लैंड एक बार होता है। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एसेस श्रृंखला इस बार ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में संपन्न हुआ। 4-1 से ऑस्ट्रेलिया ने यह टूर्नामेंट जीत लिया। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन ट्रेविस हेड के द्वारा 629 रन बनाए गए और सर्वाधिक विकेट मिशेल स्टार्क ने लिया, लगभग 22 विकेट लिया। ठीक है, चलते हैं हॉकी पे। ठीक है ना, एस्जोर्ड मारिजने, ये महिला हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए हैं। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि हाल ही में एस्जोर्ड मारिजने जो कि महिला हॉकी टीम के कोच बनाए गए हैं, वो किस देश के हैं, नीदरलैंड के। ठीक है, टेनिस यूनाइटेड कप 2026, इसको पोलैंड ने जीता, नो इम्पोर्टेंट। वॉलीबॉल प्रतियोगिता 72वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो वॉलीबॉल की है, उसका आयोजन वाराणसी में हुआ और ये यूपी पीसीएस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल, जो यूपी स्पेशल का करंट का आएगा क्वेश्चन, वहाँ से पूछ सकता है ये। तो कहाँ पर इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, वाराणसी में। और जीता किसने, रेलवे हुआ, केरल विजेता हुआ। तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मुक्केबाजी में महिलाओं व पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। ये मुक्केबाजी की प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई, नोएडा में। ठीक है, तो उसमें यही क्वेश्चन आ सकता है, वो भी यूपी पीसीएस में आएगा, अगर आएगा तो, कि कहाँ पर हुआ, ग्रेटर नोएडा में। मतलब यूपी के जो एग्जाम होंगे उसमें आ सकता है। जैसे कोई चीज़ बिहार में आयोजित होती तो वो बीपीएससी अपने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में पूछ लेता। ठीक है, ये अपना ट्रेंड है। शतरंज, ये इम्पोर्टेंट है आपका। आर्यन वार्ष्णेय, ये भारत के 92nd शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, क्या नाम है, आर्यन वार्ष्णेय। ये दिल्ली के रहने वाले हैं और आर्मेनिया में आंद्रानिक मार्गिरियन मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इन्होंने जीता और ये इनका तीसरा ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, तो आर्यन वार्ष्णेय मत भूलिएगा। तो निशानेबाजी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025-26 जो आयोजन हुआ, उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। तो नंबर 1 पर कौन रहा, हरियाणा, 105 पदकों के साथ। तो इसमें यही पूछ सकता है कि नंबर 1 पर कौन था, तो हरियाणा था 105 पदकों के साथ, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड राजस्थान।
ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, खिलाड़ियों को पद्म अलंकरण। दरअसल इस बार जो पद्म अलंकरण है 131 लोगों को दिया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे खिलाड़ियों को दिया गया। तो इस बार कुल 9 खिलाड़ी थे जिनको इस बार पद्म अलंकरण दिया गया। उसमें से 9 में से 1 को पद्म भूषण और 8 को पद्म श्री। ठीक है, 1 को पद्म भूषण और 8 को पद्म श्री। तो ये जो पद्म भूषण मिला विजय अमृतराज को मिला। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, विजय अमृतराज। ये समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। विजय अमृतराज टेनिस से संबंधित है। और जो पद्म श्री मिले 8 लोगों को मिला, देखते किसको किसको मिला। रोहित शर्मा, इनका संबंध क्रिकेट से है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से, सविता पुनिया हॉकी से, प्रवीण कुमार ये पैरा हाई जंपर हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं। भगवान दास रैकवार बुंदेली युद्ध कला के लिए दिया गया है। के पजानीबेल, ठीक है, ये के पजानीबेल। उसके बाद बलदेव सिंह ये हॉकी के प्रशिक्षक हैं। और व्लादिमीर ये जॉर्जिया के रहने वाले थे पर कुश्ती के भारत के कोच रहे। ये याद रखिएगा। ठीक है, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है ये जरूर याद रखिएगा। जैसे ये तो कभी नहीं क्रिकेट वालों का नहीं पूछेगा, पर जैसे भगवान दास रैकवार हैं तो बुंदेली युद्ध कला। ठीक है, ये आपके व्लादिमीर कुश्ती कोच थे जॉर्जिया के। प्रवीण कुमार पैरा हाई जंपर, ये सब इंपॉर्टेंट है। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें पद्म भूषण 1 विजय अमृतराज, पद्म श्री 8 लोगों को। चलिए 2026 में क्रिकेट के प्रमुख टूर्नामेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस बार आपके लिए मैंने एक चार्ट फॉर्म पे देने का प्रयास किया। तो ये WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, इसका आयोजन भारत में होगा। और उसके बाद IPL इंडियन प्रीमियर लीग, इसका आयोजन भारत में होगा। ठीक है, दोनों। उसके बाद ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये जिम्बाब्वे में 15 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच संपन्न हो चुका है। ठीक है, ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे। ठीक है, उसके बाद पुरुषों का ICC T20 वर्ल्ड कप, ये भी संपन्न हो चुका है। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में इसको भारत ने जीत लिया है। किसको हराकर? अभी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, बताइए। क्रिकेट इतना आप लोग देखते हैं, आपको ये नहीं पता कि किसको हराकर भारत ने जीता है। पता भी होगा तो कमेंट बॉक्स पर जाइए, कमेंट करिए। ICC महिला T20 विश्व कप, इसका आयोजन होना है अभी 12 जून से 5 जुलाई के बीच इंग्लैंड में। तो इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होना है? वो इंग्लैंड में होना, 12 जून से 5 जुलाई। 2026 में क्रिकेट के अलावा जो अन्य आयोजन है, तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन चीन में होगा। शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली। विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पोलैंड में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये आपका ब्राजील, चीन, उज्बेकिस्तान, मतलब कहीं भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ये भारत में, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में होना है इसको। एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप। तीरंदाजी विश्व कप, मैक्सिको, चीन, टर्की, स्पेन, अभी क्लियर नहीं है। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन चीन में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप इंग्लैंड में। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये भी इंग्लैंड में। गोल्फ PGA चैंपियनशिप अमेरिका में। जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप जर्मनी में। विश्व जूनियर नौकायन चैंपियनशिप बुल्गारिया में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत में होना है। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप स्लोवाकिया में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बहरीन में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप चीन में। बैडमिंटन विश्व टूर फाइनल्स चीन में। ठीक है, सरसरी निगाहों से देखिएगा 2-3 बार, तो ये कंठस्थ हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आप सही करके आ जाएंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है। शीतकालीन ओलंपिक खेल, ये आपका इटली में होगा। ठीक है, उसके बाद एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप भारत में,
अप्रैल माह में, ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये भी भारत की नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, हमारा स्मरणीय तथ्य, जिसके अंतर्गत हम लोग ऐसे फैक्ट जानते हैं जो इसके पहले हमने नहीं पढ़ा, और कुछ फैक्ट ऐसे भी रहते हैं जो पहले पढ़ लिया है लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस प्रदूषण नियंत्रण पोत का शुभारंभ किया? समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। ये देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, याद रखिएगा। आईसीजी बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है ये, और ये पहला जहाज है जिसमें डायनेमिक पोजिशनिंग क्षमता, अच्छा डीपी फर्स्ट यूज की गई है, ठीक है। और इसे FI-FI-2 या FFV-2 प्रमाणन प्राप्त है, ठीक है। चलिए, शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, 2024-25 के दौरान कुल 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन की बात बोली है, प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये किस देश को भारत ने पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चीन। तो पहले चीन नंबर 1 पर रहता था, अब इंडिया नंबर 1 पर पहुंच गया है, ठीक है। और अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 टोटल नई किस्में जो हैं उन्हें जारी किया। इसमें सर्वाधिक अनाज की 122 किस्में हैं, कपास की 24, तिलहन की 13, चारा की 11, दाल और गन्ने की 6, जूट और तंबाकू की 1, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि 184 नई किस्में जारी हुई हैं, जिसमें अनाज की 122 है, ये याद रखिए। चलते हैं, भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ? कोच्चि, केरल, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जैव सुरक्षा स्तर 4 अर्थात BSL 4 रोकथाम सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है? गांधीनगर में। कहां पर रखा? गांधीनगर में। ये खतरनाक और जानलेवा रोगाणुओं पर सुरक्षित रूप से शोध करने के लिए डिजाइन किया गया। बागुरुम्बा दहऊ कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? असम से। और श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुवाहाटी असम में बागुरुम्बा दहऊ कार्यक्रम को संबोधित किया गया। ये बोडो समुदाय से संबंधित है, ठीक है। तो बागुरुम्बा दहऊ कार्यक्रम असम संबोधन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये बोडो समुदाय से संबंधित है। चलिए आगे चलते। 28वां, ठीक है ना, 28वां CSPOC सम्मेलन कहाँ का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, भारत में। ये और भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसमें 45 से अधिक राष्ट्रमंडल सांसदों के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारियों की मेजबानी थी, यानी इतने लोग आए थे। ये 16 वर्षों के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी पहली बार भारत कर रहा है, और इसकी जो स्थापना है ये आपका CSPOC 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुआ था। ये याद रखिएगा कि 28वां जो आपका CSOPC है, POC है, उसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। और अगला 29वां कहाँ पर होगा? ब्रिटेन में होगा, ये याद रखिए। 16 जनवरी 2026 को गूगल AI स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव में गूगल इंडिया ने कौन से नए प्रोग्राम लॉन्च किया? उसका नाम है गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम। ये 16 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब? 16 जनवरी। इसको छाप कर रखिएगा दिमाग में, कभी भी आ जाएगा। गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम गूगल इंडिया के द्वारा। भारतीय सेना दिवस 2026 का आधिकारिक विषय मतलब थीम क्या था? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष, ठीक है। नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो देशों के बाहर पहली बार किस देश की यात्रा की है? भारत की।
मतलब इतने स्पेशल व्यक्ति हैं। ये केवल नाटो के जो देश है और यूरोपीय संघ में जो इतने देश हैं बस वहीं यात्रा करने जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाते। लेकिन भारत आए हैं। क्यों आए हैं? भारत इस समय मार्केट नंबर 1 पर चल रहा है। ठीक है, सबको भारत के बाजार की आवश्यकता है। यूथ आबादी है, अधिक से अधिक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और लोगों को, भारतीय लोगों को खरीदवाना चाहते हैं, भले ही कर्ज लेकर क्यों ना लोग खरीदें। समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। कुल 19 समझौता हुए इस बार। कितने? कुल 19 समझौता हुए। हाल ही में ये इंटरनेशनल लेवल का, सॉरी अभी नेशनल लेवल का ये लास्ट पॉइंट है। हाल ही में सुर्खियों में रहा ओरोवेंचे इजिप्टियाका का संबंध किससे है? ये सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट कौन सा है? ओरोवेंचे इजिप्टियाका। ठीक है, इसको याद रखिए। अब इंटरनेशनल लेवल के जो स्मरणीय तथ्य हैं उसको देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश है जिसने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है, जिसमें ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है? उसका नाम है खिलाड़ी अमेरिका। ठीक है। किस देश ने भारतवंशी बच्चे देवनारायण के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है? ब्रिटेन। ठीक है। 13 से 15 जनवरी 2026 को कहां पर ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 थीम पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इलात, इजराइल में। कहां पर? इलात, इजराइल में। यहां पर हमारे मंत्री हैं श्री राजीव रंजन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री है, ये गए थे। तो ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 थीम पर आधारित दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन इजराइल में हुआ, इलात शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 2.7, याद रखिएगा, 2.7%। और ये 2.7% मेंस भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा आपके, परेशान मत हो। चलिए, हाल ही में किस देश ने एक विशाल चीनी दूतावास के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? ब्रिटेन ने। कहां पर? लंदन में स्थापित होगा। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? डेनमार्क का। पॉलिटिकली ये डेनमार्क का हिस्सा है, पर जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड को याद रखिएगा। 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता जो अभी संपन्न हुई, किन किन लोगों के बीच हुई? तो दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनका पूरा नाम एस का मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, ये है। हाल ही चर्चा में रही सक्साम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है? ये हुंजा गिलगित क्षेत्र का है। दरअसल अगर जैसे देखा जाए तो ये आपका, जैसे ये आपका भारत है, तो यहाँ पर ये आपका जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये आपका सक्साम घाटी बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं आपका गिलगित क्षेत्र, हुंजा गिलगित क्षेत्र, और यहीं पर सक्साम घाटी है। तो इस पर क्या है ना कि कब्जा है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया था, 1963 में चाइना को सौंप दिया था। अब इस पर विवाद होता रहता है। तो वहाँ लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने कहा है कि ये जो सक्साम घाटी है गिलगित, हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है, चीन का नहीं है, चीन इसे अपना मत माने, और हुंजा गिलगित क्षेत्र पाकिस्तान कब्जे पर लिए है, लेकिन भारत का उसमें, भारत उसको एक दिन ले लेगा। ठीक है, याद रखिए। तो सक्साम घाटी जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, सक्साम घाटी से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2024 वाले में। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द डोनेरो सिद्धांत गढ़ा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है,
इन्होंने जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने के लिए अभियान चलाया तो उन्होंने एक नई वर्डिंग दी, डोनेरो सिद्धांत। इसके लिए वो डोनेरो को दो शब्दों से जोड़ते हैं। एक थे आपके वहाँ के 5वें राष्ट्रपति थे जेम्स मोनेरो। वो कहते थे कि पश्चिमी गोलार्ध एक विशेष रणनीतिक क्षेत्र है और इसको हम ही हैंडल करेंगे, किसी माइका लाल का दम नहीं है कि इसे हम कोई हैंडल करे और ना कोई इंटरफेयर करे, हम किसी की मानेंगे भी नहीं। तो इसको नए मोनेरो की भी बात मान रहे हैं वो और अपना सिद्धांत उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बोले डोनाल्ड ट्रंप का प्लस मोनेरो यानी डोनेरो। चलिए सुर्खियों में रहा तो ये याद रखिएगा आपका डोनेरो सिद्धांत किसका है, मतलब ऑफिशियल नहीं है पर ऐसे ही है, पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। सुर्खियों में रहा अर्थ वेंडर सुपरबग क्या है, ये दक्षिण चीन सागर में आपका स्प्रेटली जो द्वीप समूह है उसके पास ठंडे पानी में पाए जाने वाला विशाल समुद्री कीड़ा है। समझ रहे हैं ना, तो ये आपका याद रखिएगा विशाल समुद्री कीड़ा, ठीक है ना। डार्थ वेडर सुपरबग ये विशाल समुद्री कीड़ा है और ये साउथ चाइना सी में स्प्रेटली जो आइलैंड है वहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंथ की जो पीडी है उसका विस्तृत अध्ययन कराने के लिए आपको एक क्रिस्प स्टाइल में बेहतर शॉर्ट नोट्स और बेहतर वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, उसके बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जल्दी से सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।